तो हमने चुंबकों यानी मैग्नेट्स के बारे में तो थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ली है। अब चलिए हम चुंबकीय क्षेत्र का थोड़ा अध्ययन करते हैं और ये देखते हैं कि यदि कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में होता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इसी का उपयोग करके हम चुंबकीय क्षेत्र को भी परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी क्षेत्र को समझने का एक अच्छा तरीका होता है उसे चित्रित कर लेना। जैसे हमने स्थिर वैद्युत क्षेत्रों यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स को बनाया था, उसमें हमने कुछ क्षेत्र रेखाएं बनाई थी, उसी प्रकार से हम चुंबकीय क्षेत्रों के लिए भी कुछ क्षेत्र रेखाओं को यहाँ पर बना देते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा क्षण चुंबक है यानी बार मैग्नेट है, और ये उसका उत्तरी ध्रुव है और ये उसका दक्षिणी ध्रुव है। तो जब हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाते हैं तो परंपरा यह है कि हम इन्हें उत्तरी ध्रुव से बाहर निकालकर दक्षिणी ध्रुव में अंदर ले जाते हैं, यानी कि ये उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में यानी कि साउथ पोल में अंदर जाती है। और ये जो पथ है ये ठीक वैसा ही है। यदि हमारे पास यहाँ पर कोई एक चुंबकीय उत्तरी एकल ध्रुव होता तो उसमें भी ऐसे ही होता है। ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं ये उत्तरी ध्रुव से बाहर निकल रही होती और ये कोशिश करती कि ये किसी ना किसी दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच जाए। वैसे हम एक बात यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि हमें प्राकृतिक रूप से आज तक कोई भी एकल ध्रुव नहीं मिला है। हालांकि ये सिद्धांतिक रूप से हो सकता है, लेकिन हमें आज तक कोई भी एकल ध्रुव नहीं मिला है। तो जो क्षेत्र रेखाएं होगी वे उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलेगी और दक्षिणी ध्रुव में अंदर की तरफ जाएगी, और आप इन्हें कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। ये कुछ ऐसी दिखेगी, और हम कुछ अन्य रेखाएं भी बना देते, तो ये कुछ और क्षेत्र रेखाएं हम यहाँ पर बना देते हैं। और इसे सोचने का एक और तरीका भी है, आप एक कंपास का उपयोग करके भी इसे सोच सकते हैं। तो आप मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक कंपास है, तो हम इसे यहाँ रख देते हैं। तो कंपास की जो सुई है वो वास्तव में जो ये क्षेत्र रेखाएं होंगी उनके स्पर्श रेखीय होगी। तो सुई इस बिंदु पर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, और ये सुई का उत्तरी ध्रुव होगा और ये सुई का दक्षिणी ध्रुव होगा। और वैसे लोगों ने उत्तरी और दक्षिणी जो ध्रुव है उन्हें इसी तरह से परिभाषित किया था। लोगों ने कंपास का उपयोग किया और कहा कि ये जो कंपास का सिरा है ये उत्तरी ध्रुव को इंगित करता है, और ये वाला जो हिस्सा है ये दक्षिणी ध्रुव को इंगित कर रहा है। और वैसे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि ये जो कंपास सुई है इसका जो ये उत्तरी सिरा है ये असल में किसी बड़े चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को तलाश रहा होता है, उसकी तरफ आकर्षित हो रहा होता है। और इस कंपास की सुई का जो दक्षिणी ध्रुव है वो वास्तव में किसी बड़े चुंबक के उत्तरी ध्रुव को ढूंढने का प्रयास करता है, उसकी तरफ आकर्षित होता है। हो सकता है शायद आपने ऐसा सोचा हो कि हमारे जो कंपास की सुई है इसका जो उत्तरी ध्रुव है वो हमारी पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की ओर इंगित होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंगित होता है हमारी पृथ्वी की चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव की तरफ, यानी कि जो हमारा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है वो वास्तव में हमारा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है। तो आप खैर इस वीडियो में इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, आप शायद कंफ्यूज हो जाए, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश की तरफ आकर्षित होता है और ऋणात्मक आवेश धनात्मक आवेश की तरफ आकर्षित होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की तरफ आकर्षित होता है और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की तरफ आकर्षित होता है। और एक रोचक बात यह है कि ये जो चुंबकीय बल और वैद्युत बल होते हैं, आप आगे ये देखेंगे कि ये वास्तव में एक ही होते हैं। इन्हें हम वैद्युत चुंबकीय बल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, और इन्हें हम मैक्सवेल के समीकरणों और सापेक्षता का उपयोग करके सीख सकते हैं। लेकिन हमें अभी इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्लासिकल यांत्रिकी में हम बिजली और चुंबकत्व को अलग अलग ही रखते हैं। इनमें मुख्य अंतर यह है कि जब हम चुंबकीय बल की बात करते हैं तो वहां आप देखेंगे कि वहां पर आपको द्विध्रुव ही मिलेंगे, वहां पर आपको एकल ध्रुव नहीं मिलेंगे। जबकि स्थिर वैद्युत बल में आप देखेंगे कि आपको एकल आवेश जैसे कि ऋणात्मक आवेश या धनात्मक आवेश अलग अलग मिल सकते हैं। तो ये इन दोनों के बीच का एक बड़ा अंतर है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप शायद ये कहें कि ठीक है, हमने ये क्षेत्र रेखाएं तो बना ली है और हमने ये भी देखा है कि यदि हम इस चुंबक के आसपास कुछ धातु के बुरादे को गिराए तो वे खुद को इन क्षेत्र रेखाओं के अनुसार व्यवस्थित कर लेती है। लेकिन अब आप ये कह सकते हैं कि इसका क्या उपयोग है, हम इसका उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कैसे निकालेंगे? तो यहीं पर ये दिलचस्प हो जाएगा। तो एक चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो है वो निर्धारित किया जाता है एक गतिमान आवेश पर हो रहे उसके प्रभाव से। और इस बारे में आप आगे पढ़ेंगे कि यदि कोई आवेश बहुत ही तेज गति से गतिमान हो, मान लीजिए एक सापेक्ष गति से, तो जो उसका स्थिर वैद्युत बल होता है
उसी को हम एक चुंबकीय बल के रूप में अनुभव करते हैं, उसी का हम अनुभव कर रहे होते हैं। तो एक चुंबकीय बल एक स्थिर वैद्युत बल ही होता है, बस यहाँ पर गति बहुत अधिक होती है। अलग अलग फ्रेम में आप इन्हें अलग अलग रूप से महसूस करेंगे। हो सकता है किसी एक फ्रेम में आप इसे एक चुंबकीय बल के रूप में अनुभव करें और एक दूसरी फ्रेम में आप इसे एक स्थिर वैद्युत बल के रूप में अनुभव करें। लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा, हम अभी उस पर नहीं जाएंगे, हम वापस से अपनी मूल बातों पर आते हैं। तो हम एक चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने का प्रयास करते हैं। हम इसे B से निर्दिष्ट कर देते हैं। अब ये जो B है ये चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता को दर्शाता है और ये एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वैसे जब आप एक गतिमान आवेश को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उसकी गति एक वृत्ताकार गति होगी। और इसी आधार पर सुपर कोलाइडर जैसे उपकरण भी बनाए जाते हैं। खैर, जब भी कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में होता है तो उस पर एक बल लगता है, और वो जो बल होता है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है आवेश गुणा V क्रॉस B के, यानी कि V और B के सदिश गुणन के बराबर होता है। यहाँ पर V जो है वो वेग है, यानी वेलोसिटी है उस आवेश का, और B जो है वो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है। तो यहाँ पर Q यानी कि ये जो आवेश है वो एक अदिश राशि है, और V और B जो है वो सदिश राशियाँ है। और ये जो यहाँ पर सदिश गुणनफल है, इससे हमें बल सदिश प्राप्त होगा। तो बल किसके बराबर होता है? Q गुणा V क्रॉस B के। और ये जो सदिश गुणनफल होता है ये काफ़ी दिलचस्प होता है। तो इसमें कुछ स्थितियाँ होती है। तो एक स्थिति हो सकती है कि ये जो वेग सदिश का घटक है वो चुंबकीय क्षेत्र के घटक के लंबवत हो, यानी उसके परपेंडिकुलर हो। तो अगर ऐसा होगा तो आपको कोई संख्या प्राप्त हो सकती है। लेकिन यदि ये जो वेग सदिश का घटक है वो चुंबकीय क्षेत्र के घटक के समानांतर है, उसके पैरेलल है, तो आपको 0 प्राप्त होगा, उसमें आपको कोई भी मान प्राप्त नहीं होगा। और एक और दिलचस्प बात यह है कि जब हम दो सदिशों का सदिश गुणनफल लेते हैं तो उनका जो परिणाम हमें मिलता है वो इन दोनों सदिशों के लंबवत होता है, इनके परपेंडिकुलर होता है। तो एक चुंबकीय क्षेत्र किसी आवेश पर तब सबसे अधिक प्रभाव डाल पाएगा जब उसका जो वेग का घटक है, उस आवेश के वेग का जो घटक है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। और फिर जो हमें परिणाम में बल सदिश मिलेगा वो चुंबकीय क्षेत्र और वेग सदिश इन दोनों के घटकों के लंबवत होगा। और चलिए बल सदिश का जो परिमाण है उसे भी लिख लेते हैं। तो बल सदिश का परिमाण बराबर होगा Q यानी आवेश, फिर जो हमारा V सदिश है उसका परिमाण गुणा B सदिश का परिमाण गुणा साइन थीटा। तो जो V क्रॉस B होता है यानी जो सदिश गुणनफल होता है उसका परिमाण यही होता है, पहले सदिश का परिमाण गुणा दूसरे सदिश का परिमाण गुणा में साइन थीटा। थीटा जो है वो V और B यानी ये जो दोनों सदिश है उनके बीच का कोण होता है। अब चलिए चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक का पता लगाते हैं। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, उसके अलावा आवेश जो होता है उसका मात्रक होता है कूलम, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और हमें B यानी कि चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मात्रक तो निकालना ही है। तो इसका मात्रक होगा, B का मात्रक होगा न्यूटन सेकेंड बटे कूलम मीटर। तो जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है उसका मात्रक टेस्ला लिखा जाता है। इसे निकोला टेस्ला के ऑनर में टेस्ला कहा जाता है। तो न्यूटन सेकेंड बटे कूलम मीटर को हम क्या कहेंगे? टेस्ला कहेंगे। तो ये इसका ऐसा ही मात्रक हो गया। तो हम यहाँ पर अपने वीडियो को खत्म करते हैं। लेकिन आप एक बात के बारे में सोचिएगा, तो भले ही हम चुंबकों को वैद्युत से थोड़ा अलग समझते हो, लेकिन आपने यहाँ देखा कि हमने चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता को एक गतिमान आवेश का उपयोग करके ही परिभाषित किया। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या होता है? न्यूटन सेकेंड बटे कूलम मीटर। तो जहाँ पर कूलम एक आवेश का मात्रक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि चुंबकीय बल स्थिर वैद्युत बल से संबंधित है। तो आप इस बारे में और अधिक विचार कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।